बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा लेक्चर नंबर 15 स्टार्ट होगा, चैप्टर नंबर 8 का, जो कि है इम्पोर्टेंस ऑफ फंगस और फंजाई। जैसे कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में अपने किंगडम फंजाई वाले चैप्टर की डिवीजन्स को, यानी कि फंगस की जो 4 डिवीजन्स हैं उनको डिस्कस किया था। आज जो हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा, जो कि इस चैप्टर का लास्ट पोर्शन है, वो इम्पोर्टेंस है। ठीक है, इम्पोर्टेंस मतलब कि हमें फंगस से किस तरह से बेनिफिट्स मिलते हैं, या हमें किस फंजाई से कितना बेनिफिट मिल रहा है, और कौन सा फंजाई जो है वो हार्मफुल साबित हुआ है या उसके हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हैं। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंस की बेस पर डिस्कस करते हैं इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस को। बेटा ये टॉपिक आपने लॉन्ग के लिए भी तैयार करना है, शॉर्ट के लिए भी तैयार करना है, और एमसीक्यूज़ के लिए भी तैयार करना है। इसमें जो इम्पोर्टेंस में 2 पोर्शंस हैं आपके, इकोलॉजिकल और कमर्शियल। इसमें कमर्शियल इंपॉर्टेंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज अ लॉन्ग क्वेश्चन। उसमें से एमसीक्यूज़ भी आते हैं और शॉर्ट क्वेश्चंस भी समटाइम्स पूछे जाते हैं। तो ओवरऑल इंपॉर्टेंस को अच्छे से लॉन्ग के लिए तैयार कीजिए, आपका शॉर्ट और एमसीक्यू तीनों चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस के लिहाज से बात करें तो इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस फंगस की बहुत ज़्यादा है। क्यों? जैसे कि हमने अपने स्टार्टिंग टॉपिक्स में ये चीज़ डिस्कस की थी कि फंजाई जो है बैक्टीरिया के साथ साथ ये ट्रू डिकम्पोजर्स में आते हैं। यानी कि जो डेड मटेरियल है, लाइक प्लांट्स का डेड मटेरियल है, डेड लीफ है, या डेड एनिमल्स जो है उनको डिकम्पोज करता है। उसके अलावा ये सिम्बियोट्स के तौर पे भी एक्ट करते हैं। हमने इसका सिम्बियोटिक एसोसिएशन को स्टडी किया है म्यूचुअलिज्म में, लाइकन्स की बेस पे, माइकोराइजा की बेस पे। तो डिकम्पोजर्स के तौर पे भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सिम्बियोट्स के तौर पे भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एज अ सेप्रोबिक ऑर्गेनिज्म और एज अ डिकम्पोजर, ये सेप्रोबिक बैक्टीरिया के साथ मिलकर जितने भी इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स होते हैं हमारे इकोसिस्टम में, हमारे इन्वायरमेंट में, उनकी रिसाइकलिंग करते हैं। ठीक है, रिसाइकलिंग करते हैं, इट मीन्स के अगर ये अपनी एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करेंगे तो जितने भी इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं वो एनवायरनमेंट में, इकोसिस्टम में वापस नहीं जा सकते। मतलब क्या है स्टेटमेंट का, कि जब एक एनिमल या एक प्लांट जब डेड होता है तो डेड होने के बाद वहाँ पे फंगस मौजूद होगा। वहाँ पे फंगस मौजूद होने या बैक्टीरिया के मौजूद होने का मतलब क्या है कि उसके अंदर जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स डेड एनिमल्स में और प्लांट्स में जो न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं उनको वहाँ से रिलीज़ करके, उनको डिकम्पोज करके इन्वायरमेंट में भेजना ज़रूरी है। अगर ये काम नहीं होगा, यानी कि अगर फंगस मौजूद नहीं है, बैक्टीरिया मौजूद नहीं है, या उनकी एक्टिविटी नहीं हो रही है, तो इसका मतलब कि वो सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो एनिमल्स और प्लांट्स के अंदर लॉक्ड हो जाएंगे। अगर वो लॉक्ड हो जाएंगे इट मीन्स कि वो दूसरे ऑर्गेनिजम्स के इस्तेमाल में नहीं आएंगे। और जब दूसरे ऑर्गेनिजम्स के इस्तेमाल में नहीं है, मतलब उनको अनअवेलेबल है, उनको वो इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल नहीं है, तो बहुत से ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो डेड भी हो सकते हैं। तो इट मीन्स लाइफ वुड सीज मीन्स के रुक जाना, स्टॉप हो जाना। तो अकॉर्डिंग टू दिस पॉइंट ऑफ व्यू, कि हम इस पॉइंट ऑफ व्यू की बेस पर हम बात करें तो न्यूट्रिएंट्स हर ऑर्गेनिज्म की रिक्वायरमेंट है, उसकी न्यूट्रिशन है, जिसकी बेस पे उसकी पूरी लाइफ जो है वो डिपेंड करते हैं, उसका जो मेटाबॉलिज्म है वो डिपेंड करता है। तो अगर ये न्यूट्रिएंट्स डेड एनिमल्स और प्लांट्स से रिलीज़ नहीं होंगे, इट मीन्स कि डिकम्पोजिशन नहीं हो रही है, और अगर डिकम्पोजिशन नहीं हो रही है तो वो ऑर्गेनिजम्स को वो चीज़ें नहीं मिलेगी। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से फंजाई जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा हमने एज अ सिम्बियोट्स की बात करें तो माइकोराइजल फंजाई, हमने माइकोराइजल फंजाई के बारे में पहले भी डिस्कस किया, माइकोराइजल एसोसिएशन देखी, जिसमें हमने बताया कि माइको का मतलब क्या, हमने बताया था कि फंजाई, माइको टर्म यूज़ होती है फंगस के लिए, ठीक है, और राइजर का आपको बताया था कि टर्म यूज़ होती है रूट्स के लिए। हमने वहाँ पे बताया कि माइकोराइजल एसोसिएशन जो होती है वो फंजाई और हायर वेस्कुलर प्लांट्स की रूट्स के दरमियान में होती है। तो ये एसोसिएशन क्या थी, ये बेनिफिशियल थी किनके लिए, दोनों ऑर्गेनिजम्स जो इस एसोसिएशन में प्रेजेंट होते हैं। तो इट मीन्स कि प्लांट्स की ग्रोथ जो है वो इम्प्रूव होती है। जिन प्लांट्स के अंदर माइकोराइजल एसोसिएशन होती है उनमें ग्रोथ जो है इम्प्रूव होती है। क्यों? क्योंकि फंगस हेल्प करता है, ठीक है, फंगस बेनिफिट देता है। इंटर्न प्लांट्स भी फंगस को बेनिफिट देते हैं, लेकिन यहाँ पे भी प्लांट्स की बात हो रही है। तो जितने भी वेस्कुलर प्लांट्स राइट नाउ मौजूद हैं, लाइक हम करेंगे 100% वेस्कुलर प्लांट्स मौजूद हैं, उन 100% में से 95% वेस्कुलर प्लांट्स जो हैं उनके अंदर माइकोराइजल एसोसिएशन मौजूद है, यानी कि उनके अंदर फंजाई मौजूद है, जिसकी वजह से उनकी ग्रोथ जो है वो बहुत अच्छी और बहुत बेटर है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से फंजाई जो है वो इकोलॉजिकल पॉइंट के बेस पे वो इंपॉर्टेंस रखता है। आफ्टर दैट लाइकन्स की हमने बात की थी। हम इसकी अगर हैबिटेट की बात करें तो लाइकन्स कहाँ पे ग्रो करते हैं, कोई भी चट्टान हो गई, ठीक है, कोई भी बंजर ज़मीन हो गई, वहाँ पर लाइकन्स ग्रो कर सकते हैं।
उस बंजर ज़मीन को हरियाली की तरफ लेके आने के काम में जो चीज़ें रिक्वायर्ड है वो किसकी एक्टिविटी की वजह से होगी, वो फंगस की एक्टिविटी की वजह से होगी, यानी कि लाइकन्स वहाँ पे मौजूद है। तो लाइकन्स जो रॉक्स पे ग्रो करते हैं या बंजर ज़मीन पे ग्रो करते हैं, वो बेसिकली क्या करते हैं, उस जगह को बाकी ऑर्गेनिजम्स के लिए सेट कर रहे होते हैं, कि उसमें डिफरेंट सेटिंग स्टेजेस आते हैं। इसकी लाइकन्स की जो हमने मेनली बेसिकली इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमने इसका प्रोसेस पढ़ना है, इसकी एक्टिविटीज़ को डिस्कस करना है, वो हम सेकेंड ईयर में डिटेल में डिस्कस करेंगे। बट यहाँ पे क्योंकि वर्ड यूज़ हुआ है इसलिए आपको बताती चलूँ कि इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या होती है। एक बंजर ज़मीन का हरियाली की तरफ उसको चेंज करना, उसको तब्दील करना और हरियाली की तरफ लेकर जाना, जिसमें मतलब एक पूरा जंगल बन जाता है, वो बंजर ज़मीन जो पूरे जंगल में तब्दील हो जाती है, उसमें उस सारे प्रोसेस में डिफरेंट चेंजेस आती हैं, ठीक है। वो चेंजेस जो है उसको हम इकोलॉजिकल सक्सेशन का नाम देते हैं। तो एक रॉक पर लाइकन ग्रो होगा, लाइकन उस रॉक को तोड़ेगा, उसमें दरारें डालेगा, जिससे वो ऐसी चीज़ें वहाँ पे रिलीज़ करेगा जो उस जगह को इस काबिल बनाएगी कि उसमें दूसरे ऑर्गेनिजम्स जो है वो ग्रो कर सकें। उसके बाद लाइकन्स के ग्रो करने के बाद ब्रायोफाइट्स यानी कि मॉसेस आ जाते हैं, फंड्स ग्रो करते हैं, फिर हायर प्लांट्स जैसे घास है, श्रबी प्लांट्स हैं, जो लंबे लंबे दरख्त हैं, ये सब फिर ग्रो करते हैं। तो लाइकन्स जो हैं वो सक्सेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। इस बेस पर हम इनको पाइनियर्स भी कहते हैं। पाइनियर्स वो स्पीशीज़ होती हैं जो सबसे पहले एक बंजर ज़मीन पे अपनी आबादी बनाती हैं, ठीक है। उसको सबसे पहले कॉलोनाइज़ करते हैं, उस पर सबसे पहले इनहेबिट करते हैं। उसके बाद बायो इंडिकेटर्स, फंगस का बायो इंडिकेटर्स में भी रोल होता है एज अ बायो इंडिकेटर। मतलब हमारी इन्वायरमेंट में लाइकन्स में ये पॉइंट हमने डिस्कस किया था, हमारी इन्वायरमेंट में एयर पोल्यूटेंट्स मौजूद होते हैं जो हमारी एटमॉस्फेयर को आलूदा कर रहे होते हैं, ठीक है। वो पोल्यूटेंट्स या आप ये कह सकते हैं हमारी एटमॉस्फेयर, हमारी एयर जो है उसकी क्वालिटी को चेक करने के लिए लाइकन्स को ग्रो करवाया जाता है, ठीक है। तो इट मीन्स वो इंडिकेटर्स हैं, बहुत ही अच्छे बायो इंडिकेटर्स हैं जो पोल्यूशन के लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी शो करते हैं। उसके अलावा बायो रेमेडिएशन के लिए भी यूज़ किया जाता है। बायो रेमेडिएशन मतलब डिग्रेडिंग, एस जो है वो एक्स्ट्रा टाइप हो गया, एस यहाँ पे नहीं आएगा, इट विल बी डिग्रेडिंग और रिमूविंग। किस चीज़ की रिमूविंग होती है? बायो रेमेडिएशन की डेफिनेशन आपने चैप्टर 1 में भी देखी। चैप्टर 1 में इसका थोड़ा बहुत पॉइंट था कि डिग्रेडिंग का मतलब होता है तोड़ना या रिमूव करना, ठीक है। तो कोई भी इन्वायरमेंट, हमारी इन्वायरमेंट में कोई भी पॉइजन, कोई भी टॉक्सिक मटेरियल या किसी भी तरह का पोल्यूटेंट मौजूद है, तो वहाँ पर फंगस को या कह लें कि लाइकन्स वगैरह को भी यूटिलाइज़ किया जा सकता है बायो रेमेडिएशन के लिए। उनको उन पॉइजन्स को, उन टॉक्सिक मटेरियल्स को, उन पोल्यूटेंट्स को ब्रेक डाउन करने के लिए, एनवायरनमेंट को पोल्यूटेंट फ्री बनाने के लिए। तो बायो का मतलब क्या है? लिविंग ऑर्गेनिज्म, और रेमेडिएशन मतलब कि जिसमें आप रेमेडी करते हो, क्योर करते हो या ट्रीट करते हो। तो इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से एज अ डिकम्पोजर फंजाई इंपॉर्टेंट है, एज अ सिम्बियोंट फंजाई इंपॉर्टेंट है। माइक्रोलाइजर एसोसिएशन की बेस पे, लाइकन्स के तौर पे, बायो इंडिकेटर या बायो रेमेडिएशन, आप किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हो, हर जगह पे हमें फंगस ही मिल रहे हैं जो कहीं ना कहीं में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। तो ये तो इसके बेनिफिशियल इफेक्ट्स हो जाते हैं, ठीक है। ये हमें एक तरह से ह्यूमंस को भी बेनिफिट देते हैं। लेकिन जब हम कमर्शियल एप्लीकेशंस की बात करते हैं, कमर्शियल इंपॉर्टेंस की बात करते हैं, तो फंजाई से हमें बहुत सारे इकोनॉमिकली गेंस भी मिलते हैं, ठीक है, बहुत सारे फ़ायदे भी हैं। लेकिन फंजाई की वजह से बहुत सारे नुकसानात भी हैं। तो इसलिए हम कमर्शियल इंपॉर्टेंस को दो बेसिक पॉइंट्स पे डिस्कस करेंगे, दो बेसिक पोर्शंस में डिवाइड करके डिस्कस करेंगे। एक है इकोनॉमिक गेंस और दूसरा है इकोनॉमिक लॉसेस। आज हम गेंस को डिस्कस करेंगे। गेंस की बात करें तो जैसे कि हमने डिविजन्स पढ़ी इसकी, तो हमने उसमें एक डिवीजन पढ़ी थी जिसमें हमने बताया था कि फंजाई जो है वो एडिबल भी होते हैं, ठीक है। तो सर्टेन फंजाई और एडिबल, एडिबल का मतलब आपको क्या बताया था? वो चीज़ जो खाने के काबिल हो, ठीक है, ईटेबल जो होगी, खाने के काबिल जो चीज़ होगी। तो यहाँ पे अगर हम मशरूम्स की एग्जांपल लें, मशरूम्स की अबाउट 200 स्पीशीज़ जो हैं उनको एडिबल कंसिडर किया जाता है, ठीक है। जैसे अगैरिकस है, मॉरल्स हैं, मॉरल्स का, अगैरिकस बेसिकली मशरूम्स का ही नाम है, साइंटिफिक नेम है। मॉरल्स का साइंटिफिक नेम है मोर्सिला एस्कुलेंटा, ठीक है। और ट्रफल्स, एस्कुलेंटा में एक सिंगल एन भी हो सकता है, डबल एन भी हो सकता है। और ट्रफल्स में आ जाती हैं अंडरग्राउंड बॉडीज़ आ जाती हैं, ये एस्कोमाइसीड से बेसिकली बिलोंग करते हैं। और इसमें एग्जांपल दी जाती है ट्यूबुलर स्पीशी की। तो हम, अगर आपको ये सारी एग्जांपल्स ना भी याद हो तो मशरूम्स का तो आपको पता ही है। मशरूम्स जो हैं, मशरूम्स में वेराइटीज़ आ जाती हैं, कुछ ऐसे हैं जो एडिबल होते हैं, कुछ जो है वो पॉइजनस होते हैं, ठीक है। तो एडिबल है तो इट मीन्स के
कुछ फंजाई ऐसे हैं जो खाने के काबिल होते हैं, जिनको फॉरेन कंट्रीज़ में, इवन पाकिस्तान में भी कुछ सिटीज़ में उनको कुक करके उनको खाया जाता है, कुछ को एज अ सैलड, ठीक है, सलाद के अंदर भी इस्तेमाल किया जाता है। बी अवेयर ऑफ पॉइजनस मशरूम्स, ठीक है, पॉइजनस मशरूम्स को निकाल के जो एडिबल मशरूम्स हैं वो खाए जाते हैं। पॉइजनस मशरूम्स को हम टूटस्टूल्स कहते हैं, ठीक है, टूटस्टूल्स यानी कि उसको डेथ कैप या डेथ एंजल भी कहा जाता है। इनका नाम भी प्रॉपर साइंटिफिक नेमिंग भी गिवन है आपके बुक पे, अमेंशिया और जैक ओ लैंटर्न मशरूम्स, दीज आर पॉइजनस मशरूम्स, ठीक है। ये डेथ भी कॉज कर सकते हैं, क्योंकि ये आप कह सकते हैं टॉक्सिक मटेरियल्स बनाते हैं, जिनकी वजह से हमारे जो सिस्टम्स हैं, हमारे इम्यून सिस्टम, हमारा जो प्रॉपर हमारा वर्किंग सिस्टम जो है वो डिस्टर्ब हो सकते हैं, डैमेज हो सकता है। उसके अलावा लाइकन्स में आपको मैंने एक पढ़ाया था रेंजर मॉस, ठीक है, वहाँ पे मैंने आपको मार्क करवाया था कि आपने लिखना है लाइकन्स में बेनिफिट उसके इम्पोर्टेंस की बेस पे, बेनिफिट्स की बेस पे। तो एज अ फूड हम पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं, लाइकन्स में क्या चीज़ आती है, फंगस मौजूद है, तो इट मीन्स रेंजर मॉस जो है वो आपस में डिस्कस करोगे। मॉस टर्म जो है ये ज़्यादा यूज़ होती है प्लांट्स के लिए, लेकिन यहाँ पे जो मॉस की टर्म यूज़ हो रही है वो प्लांट की बेस पे नहीं है, वो लाइकन्स के लिए यूज़ हो रही है, ठीक है। रेंजर मॉस ये एक लाइकन है, ये फूड है एनिमल्स के लिए, लार्ज एनिमल्स के लिए या रेंडियर्स के लिए। कुतबी हिरन जो होते हैं, ये जो 12 सिंगा होता है उसका ये खुराक है, ठीक है, वो इस पे फीडिंग करते हैं। तो रेंजर मॉस जो है वो एज अ फूड दूसरे एनिमल्स, ह्यूमंस के अलावा दूसरे एनिमल्स के लिए भी एज अ फूड या एडिबल तौर पे उसको यूज़ किया जाता है। आफ्टर दैट सेकेंड बेनिफिट क्या हमें मिलता है फंगस से फूड इंडस्ट्रीज़ में, यानी कि बहुत सारे फंजाई जो है वो फूड इंडस्ट्री में भी यूज़ होते हैं। सबसे पहले एग्जांपल ले लेते हैं इसमें यीस्ट की। यीस्ट की हमने पीछे एक पॉइंट पढ़ा था, ये कार्बोहाइड्रेट को फर्मेंट करता है, फर्मेंटेशन कॉज करता है, यानी कि ऑक्सीजन की एब्सेंस में ये कार्बोहाइड्रेट्स को आगे फर्दर जो है यूटिलाइज़ करता है बेनिफिट्स के तौर पे। तो यीस्ट जो है ये ब्रेड की प्रोडक्शन के लिए यूज़ होता है, ठीक है, ब्रेड की डो, पिज़्ज़े की डो वगैरह जो बनती है, बेकिंग जिसको आप कहते हो, बेकिंग में ये यूज़ होता है। उसके अलावा ब्रूइंग इंडस्ट्री का हमने पीछे नाम लिया था, तो शराब का जो कारखाना है, ठीक है, तो लिक्वर शराब बनाने के लिए भी यीस्ट को इस्तेमाल किया जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें फर्मेंटिंग एबिलिटी होती है, ये ऑक्सीजन की एब्सेंस में, ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में वर्क कर सकता है, सर्वाइव कर सकता है और फर्मेंटेशन का काम करता है यहाँ पे। आफ्टर दैट पेनिसिलियम, पेनिसिलियम जिससे हम एंटीबायोटिक भी बनाते हैं, लेकिन यहाँ पे क्योंकि हम फूड इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, तो पेनिसिलियम जो है वो चीज़ को कलर भी देता है, ठीक है, उसका फ्लेवर वगैरह में भी यूज़ होता है, और अरोमा मतलब जो स्मेल, फ्रेगरेंस जो होती है उसमें भी पेनिसिलिन जो है वो इस्तेमाल की जाती है, फ्लेवर देने के लिए, यानी कि टेस्ट देने के लिए, कलर देने के लिए और फ्रेगरेंस देने के लिए। एस्पेगुलस फर्मेंटिंग के लिए, यहाँ पे कह सकते हो कि जो सोया सॉस, सोयाबीन से जो सोया सॉस या सोया पेस्ट बनाई जाती है उसमें एस्पेगुलस फंगस इस्तेमाल की जाती है। कुछ इसकी स्पीशीज़ जो हैं, एस्पेगुलस की कुछ स्पीशीज़ जो हैं वो सिट्रिक एसिड भी बनाते हैं, जैसे ऑरेंजेस हैं या लेमन की एग्जांपल दे लें, लेमन में सिट्रिक एसिड बनता है, ठीक है, उसके अंदर सिट्रिक एसिड मौजूद होता है, तो एस्पेगुलस की स्पीशीज़ को इस्तेमाल किया जाता है सिट्रिक एसिड बनाने के लिए। उसके अलावा लाइकन्स जो हैं उनसे नेचुरल डाइज भी निकाले जाते हैं, वो नेचुरल डाइज जो हैं वो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ जहाँ पे जहाँ पे कपड़ा वगैरह रंगा जाता है, या डाई इंडस्ट्रीज़ जो होती हैं या कपड़ा बनाया जाता है, आप कह लेंगे यहाँ पे कपड़े को बनाने के बाद रंगा जाता है, उन इंडस्ट्रीज़ में लाइकन से नेचुरल डाइज निकाले जाते हैं, उन डाइज़ को इन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में कपड़ा रंगने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आफ्टर दैट एंटीबायोटिक्स एंड ड्रग्स, एंटीबायोटिक्स और ड्रग्स की बात करें, इट मीन्स के फंगस जो है वो, ड्रग्स मतलब मेडिसिन, ठीक है, जो मेडिसिन में जो केमिकल्स वगैरह यूज़ होते हैं उसमें फंगस भी इस्तेमाल होता है, फंगस से वो चीज़ें निकाली जाती हैं, एक्सट्रैक्ट की जाती हैं। तो कुछ फंजाई जो हैं वो एज अ एंटीबायोटिक्स या ड्रग्स बनाने के लिए भी इस्तेमाल किए जाते हैं। सबसे पहले एग्जांपल आएगी इसमें, सबसे पहला एंटीबायोटिक जो बना था जो कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने बनाया था 1928 में, दैट इज़ पेनिसिलिन, ठीक है। इसको किस स्पीशीज से, किस फंगस से बनाया जाता है, ऑब्टेन किया जाता है, पेनिसिलियम न्यूटैटम से। ये जो सोर थ्रोट, जो गले की इन्फेक्शन होती है उसके लिए या बुखार वगैरह के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। मेडिसिन में, एंटीबायोटिक में ये प्रेजेंट होता है। लुवेस्टैटिन, ब्लड कोलेस्ट्रॉल, हमारे ब्लड में कोलेस्ट्रॉल का लेवल अगर ज़्यादा हो तो उसको लो डाउन करने के लिए लुवेस्टैटिन एंटीबायोटिक दी जाती है। साइक्लोस्पोरिन, ये सॉइल फंगस से निकाला जाता है, ठीक है, कौन सा फंगस है उसका एग्जैक्ट नेम नहीं, लेकिन सॉइल के अंदर जो फंगस मौजूद होते हैं उन फंगस से साइक्लोस्पोरिन ऑब्टेन की जाती है। इसको यूज़ करते हैं ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के टाइम पे। क्यों? क्योंकि जब हम ट्रांसप्लांटेशन करवाते हैं, किसी भी ऑर्गन की ट्रांसप्लांटेशन होती है तो उस ट्रांसप्लांटेशन में रिजेक्शन भी हो सकती है,
ठीक है। उस रिजेक्शन से प्रिवेंट करने के लिए, उस रिजेक्शन से बचने के लिए साइक्लोस्पोरिन जो है वो यूज़ होती है। अब ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, जैसे कुछ लोगों का आपने सुना होगा किडनी ट्रांसप्लांट करवाई जाती है, ठीक है। अगर दोनों किडनीज़ में से एक किडनी फेल हो जाए तो डोनर से ब्लड ग्रुप मैच करके, सारे टेस्ट वगैरह करके किडनी ट्रांसप्लांटेशन करवाई जाती है। तो अगर उस ट्रांसप्लांटेशन की रिजेक्शन होने के चांसेस हों तो वहाँ पे साइक्लोस्पोरिन यूज़ की जाती है, ताकि उस रिजेक्शन को, उस ट्रांसप्लांट की रिजेक्शन को उसकी रिजेक्शन से प्रिवेंट किया जा सके। आफ्टर दैट अर्गोटाइन, कुछ लोगों को आधे सर में दर्द होती है, ठीक है। पॉसिबिलिटी होती है वो डाइट प्रॉपर ना होने की वजह से भी हो सकता है, बीपी लो रहने की वजह से भी हो सकता है। तो एर्गोटाइन एंटीबायोटिक जो है वो जो कह लें कि आप माइग्रेन जो होता है या हेडेक जो होता है, आधे सर का जो दर्द होता है, उससे रिलीफ के लिए इस्तेमाल की जाती है। आफ्टर दैट द रिमेनिंग वन, द फिफ्थ एंटीबायोटिक है वो है ग्रासियोफुल्विन। ग्रासियोफुल्विन फंगस की ग्रोथ को रोकने के लिए ये एंटीबायोटिक बनाई जाती है, और ये एंटीबायोटिक फंगस की ग्रोथ को रोकने के लिए ही दी जाती है। बेटा रिलीफ के स्पेलिंग करेक्ट कर लीजिएगा, RELIEVE। अब ये जो एंटीबायोटिक्स हमने किए हैं ये आपको MCQs में भी आ सकते हैं, ठीक है। ये आपको MCQs के अलावा आपसे शॉर्ट में भी पूछी जा सकती हैं कि भाई एंटीबायोटिक्स के नाम बताएं जो फंगस से ऑब्टेन किए जाते हैं और उनको कहाँ कहाँ पे यूज़ किया जाता है, ठीक है। उसी तरह से जो अपने इकोनॉमिक गेम्स जहाँ से स्टार्ट किए फूड की बेस पे, वो भी आपको MCQs में आ सकते हैं। फूड इंडस्ट्रीज़ की बेस पे वो भी आपको MCQs में आ सकते हैं। तो इसलिए आपसे कहा कि आपने कमर्शियल इंपॉर्टेंस जो है वो लॉन्ग, शॉर्ट और MCQs तीनों के लिए तैयार करनी है। आफ्टर दैट सिलेक्टिव रिसर्च, साइंटिफिक रिसर्चेस। साइंटिफिक रिसर्चेस मीन्स के फंगल की कुछ स्पीशीज़ जो हैं उन पर साइंटिफिक रिसर्च भी की जाती है, एक्सपेरिमेंटल ऑर्गेनिज्म के तौर पे भी उन्हें इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन सबसे पहले जो कुछ ऐसे काम किए गए थे साइंटिफिक रिसर्चेस की बेस पे, उनमें यीस्ट को इस्तेमाल किया गया था। क्योंकि यीस्ट जो है वो मॉलिक्यूलर बायोलॉजिकल रिसर्चेस के लिए बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो उसकी रीज़न क्या है कि यीस्ट इसलिए ज़्यादा यूज़ करते हैं कि इसकी जनरेशन बहुत ज़्यादा, ये बहुत जल्दी ग्रो कर जाता है, ठीक है। इसका अंदर हमें जेनेटिक इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा मिलती है, इनके इसमें से हमें बायोकेमिकल इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा मिलती है, बिकॉज इसका जो पूल है या जो इसका जेनेटिक मटेरियल है वो बहुत जल्दी इंक्रीज़ होता है, बहुत जल्दी इफेक्ट होता है, ठीक है। तो इसकी रैपिड जनरेशन की वजह से, रैपिड इंक्रीजिंग पूल की वजह से हमें जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, बायोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा मिल सकती है, बिकॉज इसके अंदर बहुत ज़्यादा जेनेटिक इन्फॉर्मेशन और बायोकेमिकल इन्फॉर्मेशन पाई जाती है। तो इन रीजंस की वजह से यीस्ट को हम रिसर्चेज में इस्तेमाल करते हैं। यीस्ट जो है सबसे पहले यूकेरियोट्स थे जिनको जेनेटिक इंजीनियर्स ने इस्तेमाल किया था एक आर्टिफिशियल क्रोमोसोम बनाने के लिए, ठीक है। एक फंक्शनल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम बनाने के लिए, जिसको हम जेनेटिक इंजीनियरिंग की टेक्निक्स में इस्तेमाल करते हैं। एक इंपॉर्टेंट MCQ है कि यीस्ट सबसे पहले यूकेरियोट्स थे, ठीक है। कोई दूसरा यूकेरियोट जो है वो आर्टिफिशियल क्रोमोसोम बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं था किया। बैक्टीरिया की बात नहीं हो रही, आर्टिफिशियल क्रोमोसोम बैक्टीरिया की बेस पे बनाया जाता है, लेकिन बैक्टीरिया यूकेरियोट नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहला यूकेरियोट जिसमें 1983 में एक फंक्शन आर्टिफिशियल क्रोमोसोम बनाया गया था, दैट वाज यीस्ट। और इसके साइंटिफिक नेम, यानी कि इसकी जो स्पीशी यूज़ की गई थी, दैट वाज सैक्रोमैसिस सर्वेसी। और सबसे पहला यूकेरियोट यीस्ट ही है जिसका जीनोमिक सीक्वेंस किया गया था। जीनोमिक सीक्वेंस मतलब इसका जो जेनेटिक मटेरियल है, जेनेटिक मटेरियल यानी कि जीन्स का सीक्वेंस, जीन्स के अंदर जो नाइट्रोजनस बेसिस मौजूद होती हैं इसके DNA में, उनका सीक्वेंस। तो इसका पूरा जीनोम जो है उसको प्रॉपर्ली सीक्वेंस किया गया था, उस जीनोमिक सीक्वेंस को प्रॉपर्ली स्टडी किया गया था 1996 में। तो यीस्ट पहला यूकेरियोट है जिसमें आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, फंक्शनल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम बनाया गया, ठीक है। और उसी तरह से पहला यूकेरियोट है जिसका पूरा जीनोमिक सीक्वेंस जो उसको कम्प्लीटली स्टडी किया गया था। और उसके अलावा कुछ हार्मोन्स की प्रोडक्शन के लिए भी यीस्ट जो है वो यूटिलाइज़ किया जाता है, हार्मोन्स की प्रोडक्शन करवाने के लिए, या उसको इन्वेस्टिगेट किया जाता है। उसके अलावा एक पिंक ब्रेड मोल्ड है, न्यूरोस्पोरा कहते हैं उसको, वो भी जेनेटिक इंजीनियरिंग में या जेनेटिक रिसर्चेज में उसको इस्तेमाल किया जाता है। न्यूरोस्पोरा की एग्जांपल जो कि जेनेटिक रिसर्चेज में इस्तेमाल किया जाता है, उसको हम सेकेंड ईयर में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो वहाँ पे भी ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा कि साइंटिफिक रिसर्चेज में कौन कौन से फंगस जो हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं। तो बेटा ये था आपका आज का लेक्चर, इसको साथ साथ पढ़िएगा, याद कीजिएगा। फिर रिपीट कर रही हूँ, इस पूरे पोर्शन को आपने लॉन्ग, शॉर्ट और MCQs तीनों के लिए तैयार करना है। MCQs कॉन्सेप्चुअल भी हो सकते हैं इसमें से। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़।